अब अगला है लॉ ऑफ स्टैटिक, या और दूसरा वाला भी लॉ ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक भी इसी में आ जाएगा और उसमें भी आ जाएगा, बस सिंपल याद करो लॉ ऑफ फ्रिक्शन। लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या है? लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या है देखो, एक्चुअल में तो ये लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ही है। लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? देखो ध्यान से, ये फोर्स था, आप अप्लाई कर रहे थे, बढ़ता गया एक जगह आकर के खत्म हो गया है। ये जो लिमिटिंग वैल्यू है, याद करना, ये जो लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये किस पर एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल ऑन लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात है ये। इससे पहले की जो ये फ्रिक्शन है, ये तो आपका हो गई अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल हो। तो जैसे जैसे हम फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। force of friction, limiting value of force of friction is directly proportional to normal reaction। वैसे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जीरो से लेकर के एक सर्टेन वैल्यू तक। लेकिन ये जो ऊपर की सर्टेन वैल्यू है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन के, नॉर्मल रिएक्शन के। फिर मैं आपसे अजीब सी बात कहूंगा कि ये चीज किसी भी किताब में लिखी हुई नहीं है, ये एप्लीकेबल है केवल लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पर। लिमिटिंग वैल्यू से नीचे, लिमिटिंग वैल्यू से नीचे वाले पर ये एप्लीकेबल नहीं है, और उससे हमें कोई मतलब भी नहीं होता। हमें तो मतलब होता है कि कितनी फोर्स लगा करके मैं संदूक खिसका सकता हूँ, इसे खिसकाने के लिए मुझे कितनी फोर्स चाहिए, और कितनी फोर्स चाहिए? लिमिटिंग फ्रिक्शन की फोर्स चाहिए आपको, लिमिटिंग वैल्यू तक चाहिए। तो इसलिए ये लॉ हमारा लिमिटिंग वैल्यू पर ही है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पर ही है ये लॉ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ रिएक्शन होगा, उतनी ही ज्यादा हमें लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लगानी पड़ेगी उसे बॉडी को चलाने के लिए। अब देखना जरा, इससे मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? मतलब आप सब अच्छी तरह जानते हो, सब आप अच्छी तरह जानते हो। ये आपने, अगर यहाँ होते काश आप क्लास में, तो आज मैं यही आपके सामने ईंटें लाता और अपनी यहाँ टेबल पर रख के खिसका के इन्हें दिखाता। एक मैंने अपनी टेबल पर एक एक ईंट रख ली, क्या रख ली? एक ईंट रख ली यहाँ पर, और मैं अपनी एक उंगली लगाऊंगा और इसे खिसका दूंगा एक ही उंगली से, बस आराम से खिसक जाएगी। मैंने इसके ऊपर एक और ईंट रख ली, खिसक जाएगी, थोड़ा मेहनत मुश्किल पड़ेगी। मैंने इसके ऊपर और तीन ईंटें रख ली, मैंने इसके ऊपर और क्या रख ली? चार पांच ईंटें रख ली, बहुत सारी, चार पांच ईंटें रख ली यहाँ। तो क्या मैं खिसका पाऊंगा? अजी मुश्किल पड़ जाएगी, एक उंगली से क्या पूरा हाथ लगाना पड़ेगा इसे खिसकाने के लिए यहाँ से। जब एक ईंट थी, जब एक ईंट है, तो ये इसका वेट mg, और ये इसका रिएक्शन। देखो ध्यान से, इस टाइम रिएक्शन वेट के इक्वल है, mg के इक्वल। क्यों? क्योंकि अगर वेट ज्यादा होगा तो ईंट इस मेज को तोड़ के नीचे निकल जाएगी, और अगर रिएक्शन ज्यादा होगा तो नेट फोर्स अपवर्ड हो गई और ये उछल गई, उछल जाएगी ईंट। लेकिन ईंट ना तो इस मेज को तोड़ के नीचे जा रही और ना इस मेज पे से उछल रही, तो इसका मतलब रिएक्शन और mg दोनों आपस में इक्वल है। जब आपने इसके ऊपर रख दी दो ईंटें, आपने अपनी मेज के ऊपर क्या रख दी? दो ईंटें रख दी, दो ईंटें रख दी, दो ईंटें रख दी। तो अब वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स दोनों का मिलकर के कितना हो गया? 2mg। अब ना तो ये जमीन मेज को तोड़ के नीचे निकल रही, ना ये मेज पे से ऊपर उछल रही, तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन भी इस टाइम कितना है? इस टाइम रिएक्शन भी 2mg के इक्वल ही होगा। आपने इस पे टेबल पे रख ली, टेबल पे रख ली तीन ईंटें, यहाँ तीन ईंटें लगा ली एक दूसरे के ऊपर, तीन ईंटें लगा ली, तो अब इन सबका वेट कितना हो गया? 3mg।
लेकिन ना तो ये टेबल को नीचे तोड़ के निकल रही, ना ये टेबल के ऊपर उछल रही। तो इसका मतलब टेबल का जो नॉर्मल रिएक्शन है ये भी कितना होगा, ये आपका 3 mg हो जाएगा। 3 mg हो जाएगा। सिंपल सी बात यह है कि जब एक ईंट रखी हुई है तो इसे आप कम फोर्स से हटा खिसका दोगे, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है। जब आपके पास 2 ईंटें रखी हुई, आपको इसे खिसकाने के लिए बहुत तगड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गई। जब आपने 3 ईंटें 4 ईंटें रख दी तो आपको पूरा हाथ, हाथ से ऐसे पूरे, पहले तो मैं एक ही उंगली से धकेल दूं, जब 4 ईंटें रख ली तो मुझे पूरा हाथ लगाना पड़ेगा ऐसे। तो फिर क्या हुआ, अब इसे खिसकाने के लिए जो लिमिटिंग वैल्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई। जैसे जैसे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता रहेगा वैसे वैसे इसे खिसकाने के लिए, चलाने के लिए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ती चली जाएगी। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन की बात आती है कि भाई ये जब वेट के इक्वल ही है, रिएक्शन जब वेट के इक्वल है हमेशा, तो क्यों रिएक्शन की बात कर रहे हो? सीधे सीधे बात कहो ना, सीधे सीधे कहो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, क्योंकि आर भी तो वेट एम जी के इक्वल है, आर भी तो वेट के इक्वल है सारी, तो इसे आर क्यों रख रहे हो, यहाँ वेट ही रख दो, वेट रख दो ना यहाँ पर। ना ना ना, ये रिएक्शन भी ऐसा वैसा रिएक्शन नहीं, बहुत बेहतरीन कंपनी का ओरिजिनल रिएक्शन है जिसे कहते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन। रिएक्शन भी कई तरह के होते हैं, लोकल रिएक्शन, ओरिजिनल कंपनी का रिएक्शन, इंपोर्टेड रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन वैसा रिएक्शन। ये कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन की बात है। वेट चाहे कुछ भी होता रहे, फ्रिक्शन को वेट से मतलब नहीं, फ्रिक्शन को नॉर्मल रिएक्शन से मतलब है। हाँ ये बात जरूर है कि हमारे इन सारे केसेस में, इन तीनों केसेस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है। अब ये नॉर्मल का मतलब क्या भैया, नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब, नॉर्मल नहीं समझते, नॉर्मल सब समझते हो भाई। नॉर्मल क्या होता है, बच्चे, बच्चे अक्सर टीचर नहीं कहते भाई ये बच्चा जो है बस ये नॉर्मल सा है, ये तो भाई ये नॉर्मल सा है बच्चा, किसी बच्चे को कहते हैं भाई ये बच्चा बहुत बढ़िया, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और किसी, अरे ये तो बड़ा ब्रिलियंट बच्चा है भाई। भाई ये पर नॉर्मल भी नहीं है, बस थोड़ा सा नॉर्मल से नीचे से ही समझो, ऐसे ही है बस, ये ऐसे भाई नॉर्मल से, नॉर्मल देखो नॉर्मल तो है नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल से कम है बस ये, तो ऐसे वर्ड बोलते हैं ना तो नॉर्मल। ना 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 ना, फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब कुछ और होता है। फिजिक्स में हमेशा नॉर्मल का मतलब होगा, याद रखो इस बात को, और अपना तिकड़मबाजी मत लगाना। ये एक तिकड़मबाजी थी जो आपके माइंड में चल जाती, मैंने उसे पहले गल्लस कर दिया, क्रॉस कर दिया, ऐसी मत सोचना। नॉर्मल का मतलब फिजिक्स में हमेशा होता है एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री। देखो कैसे, ये पेन है, मैंने इसको यहाँ लगा दिया, ये सरफेस से 90 डिग्री बना रहा हूँ। अब मैं कहूंगा कि नॉर्मल है मैं इस सरफेस के, मेरे इस सरफेस के साथ में पेन की पोजीशन नॉर्मल है। ये पेन मैंने यूं लगा दिया, तिरछा सा, आड़ा सा, गिरा गिरा सा लगा दिया। अब मेरे इस पेन की पोजीशन सरफेस के साथ नॉर्मल नहीं है, मैंने इसको यूं रखा राइट एंगल पर, ये बिल्कुल राइट एंगल बना दिया 90 डिग्री, परफेक्ट ओरिजिनल कंपनी का 90 डिग्री। अब मैं कहूंगा कि मेरे जो पेन है, इस पेन की पोजीशन इस सरफेस के साथ में, इस सरफेस के साथ में मेरा पेन ये नॉर्मल है। तो यहाँ देखो ध्यान से, जितने भी मैंने ये बनाए हैं, जितने भी मैंने रिएक्शन बनाए हैं, इस सरफेस के साथ 90 डिग्री पर बनाए हैं सारे के सारे। अब ये कहलाता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन से मतलब है, हमें वेट से मतलब नहीं। अभी आप आगे करोगे तो वो नॉर्मल रिएक्शन क्यों नहीं होगा, कब रिएक्शन नॉर्मल होगा और वेट के इक्वल नहीं होगा, ये क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास एक फोर्स निकला कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ये आर नॉर्मल रिएक्शन है ये। तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, और यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलने के लिए, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलने के लिए आपको एक कांस्टेंट देना पड़ता है। यहाँ कांस्टेंट लिखते हैं हम एस, म्यू एस। अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो म्यू एस, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो म्यू के, म्यू के। तो म्यू एस क्या है, म्यू एस कहलाता है यहाँ, म्यू एस कहलाता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ
स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर ये म्यू के लिखा होगा या तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लिख देंगे इसे हम। ठीक है जी। अब इसके बाद ध्यान से देखो, अब इसके बाद ध्यान से देखना क्या होगा। ये आप लिखोगे तो म्यू एस इज इक्वल टू आ जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों का रेशियो कहलाता है म्यू एस। अच्छा, ये भी फ्रिक्शन, ये भी न्यूटन में है, और आर ये भी न्यूटन में ही होता है, दोनों ही तो न्यूटन में होते हैं। जब आर इज इक्वल टू मैंने 2 mg लिखा, mg का जो यूनिट होगा वही आर का होगा। तो फिर इसका जो ये म्यू एस है, ये एक अपने आप में एक प्योर रेशियो है। इट इज ए प्योर रेशियो विद नो यूनिट। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। अभी जरा फोन आ रहा है, उसे रिसीव कर लूं। सर का, प्रिंसिपल सर का फोन आ रहा है।